करंट अफेयर्स लिंकेज विथ यूपीएससी सिलेबस में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों की स्टडी कैसी चल रही है? यूपीएससी का जो अभी मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है, वो जो अभी बिगिनर्स हैं जिनने अभी यूपीएससी की इस युद्ध में एंट्रेंस ली हैं, उसके लिए उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो यहाँ से देखें कि किस तरीके से मेंस में क्वेश्चन आते हैं। 16 सितंबर से स्टार्ट होने वाले एग्ज़ाम, तो आपको करना ये है कि सारे पेपर देखने हैं, किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, आपको कितना समझ आ पाता है। और उसमें ये आपको टेंशन नहीं लेनी है कि आपको समझ में नहीं आ रहे यार इसका आंसर क्या होगा, उसका आपको अभी लोड नहीं लेना है। अभी आपको सिर्फ ये एक बार में देख लेना है क्वेश्चन की क्या क्या टॉपिक पे से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। हम भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किस टॉपिक को लेके क्वेश्चन आया है, क्यों आया है, कैसे जनरेट होते हैं क्वेश्चन। लेकिन आपको भी अपने लेवल पे देखना है, क्योंकि जब तक आप उसको रीड नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि वो टॉपिक क्या था, क्यों पूछा गया। तो जब आपके ध्यान में रहेगा और फिर हम डिस्कस करेंगे तो इजीली आप समझ पाओगे कि ये क्वेश्चन क्यों जनरेट हुआ था। अब जो यूपीएससी की एग्ज़ाम जो देने वाले हैं अभी 2024 वाली, उनके लिए अब जो यहाँ पे सेशन होता है उसमें हमने प्री के लिए भी डेली इवेंट से टॉपिक सिलेक्ट करना शुरू कर दिए हैं। आप इसी चैनल पे शॉर्ट स्पीड में वो देख सकते हैं, और आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली के टॉपिक मिलते जाएं। आपको अपनी नोटबुक में उन सारे टॉपिक्स को लिखते जाना है, उनके बारे में सर्च करना है और डिटेल से थोड़ा बारीक होके प्रीलिम्स ओरिएंटेड उन टॉपिक्स की तैयारी करनी है। क्योंकि हमने ये देखा है कि प्रीलिम्स में जब भी क्वेश्चन जनरेट होते हैं तो उनका जो ओरिजिन होता है वो कहीं ना कहीं करंट से लिंक होता है। तो होगा वो करंट में आया हुआ टॉपिक, लेकिन उसको पूछा, उसकी हिस्ट्री पूछ लेंगे या उसकी ज्योग्राफी से रिलेटेड पूछ लेंगे तो वो बनता इस तरीके से है। सारे क्वेश्चन तो नहीं होते हैं ऐसे, लेकिन हाँ बहुत कुछ क्वेश्चन प्रिडिक्ट किए जा सकते हैं। इसलिए जितने भी टॉपिक होते हैं 4 या 5 डेली आपको दिए जाएंगे, उनसे आपको अपने नोट्स नोट्स में उन टॉपिक्स को लिखते जाना है ताकि एक लिस्ट आपके पास कंप्लीट हो जाए। फिर आपको उन टॉपिक्स के बारे में तैयारी करते जाना है। कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो करंट ओरिएंटेड है, नए जनरेट हुए हैं, तो उनको भी आपको गूगल सर्च करके तैयार करना है। तो ये था कुछ बेसिक ज्ञान। अब चलते हैं अपने सेशन की तरफ। हमारा जो सेशन है, आज के इस सेशन में हम 12 सितंबर के इम्पोर्टेंट करंट इवेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये तो आप सभी लोगों को पता है ही। और अब जो हम सेशन आज की जो क्लास है जिसको कि हम आगे बढ़ाने वाले हैं, उससे पहले हम मेरे को आपसे पूछना था कि आपको ये जो सेशन है या वीडियोस जो हैं वो पसंद आते हैं या नहीं, या आप उससे कनेक्ट कर पाते हैं या नहीं। आपका कुछ भी फीडबैक है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर देना। चलो अब हम देखते हैं आज के करंट में क्या हमारे लिए खास है। सबसे पहला है राजद्रोह कानून। राजद्रोह कानून जो है वो हमेशा से ग्रीन एवर टॉपिक रहा है। ये पहले भी चर्चा में जब आया है, इस पे क्वेश्चंस बने हैं। अभी भी इसके प्री एंगल में और मेंस एंगल में क्वेश्चन जनरेट होने के चांसेस हैं, और आपको इसके बारे में प्री के हिसाब से भी तैयारी करनी है और मेंस ओरिएंटेड भी, क्योंकि अभी इस राजद्रोह कानून जो है उसको ख़त्म करने की बात हो रही है। तो आपको इसमें क्या, ये कहाँ से आया है, इसके क्या पक्ष हैं, क्या विपक्ष हैं, आप क्या सुझाव दे सकते हैं, इसका संवैधानिक जो आयाम है वो क्या है, इस एंगल पे आपको इसको तैयार करना है। अभी ये जो टॉपिक है हमारा राजद्रोह कानून, पहले ये देख लेते हैं हमारे सिलेबस में कहाँ है। ये पेपर 2 में जो हमारा जो ये कानून है बेसिकली, तो ये हमारा टॉपिक जो है पेपर 2 के साथ लिंक होता है। अब एग्जैक्ट कोई राजद्रोह कानून नाम से टॉपिक नहीं है, लेकिन पूछा है हमेशा पेपर 2 के साथ जाता है। तो आपको राजद्रोह कानून पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी जनरेट हो सकता है और किसी के साथ में लिंकअप होके भी पूछा जा सकता है।
इसलिए ये पेपर 2 में आएगा। अब राजद्रोह कानून को लेके अभी जो है संवैधानिक पीठ का गठन किया गया है जिसके ऊपर सुनवाई करेगी। जो राजद्रोह कानून है वो हमारा जो आईपीसी है उसके 124A में आता है, धारा 124A का हिस्सा है। संविधान में इसका वर्णन नहीं है, ये आपको मतलब ध्यान रखना है कि इसका ये जो मेंशन है वो आईपीसी की धारा 124A में है। ये जो है इसमें 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इससे पहले मतलब अभी से पहले 1962 में केदारनाथ बनाम बिहार राज्य केस में राजद्रोह कानून को संविधान सम्मत ठहराया था कि ये संविधान के अकॉर्डिंग ही है। लेकिन अब इसमें ये हो रहा है कि इसको ये जो इस संज्ञेय अपराध था, इसको ये बनाया गया था, इसको संज्ञेय अपराध बनाए गए, इसमें संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है, तो इसको अब वापस से हटाने की बात हो रही है। तो अभी जो 3 अमेंडमेंट हुए हैं हमारे जो आईपीसी वगैरह में, अब उसको लेके और इस आयाम को लेके थोड़ा तनाव की स्थिति आ रही है, इसलिए इसके ऊपर वापस से डिस्कशन शुरू हुआ है। पहले जो राजद्रोह कानून था वो संज्ञेय अपराध नहीं था, ये आपको ध्यान में रखना है कि जब ये बना था तो ये संज्ञेय अपराध नहीं था, बाद में इसको संज्ञेय अपराध में शामिल किया गया है। ये प्री में फैक्ट पूछा जा सकता है। तो ये एक राजद्रोह कानून के ऊपर था जिसका डिस्कशन अब शुरू हुआ है, तो आपको इसके बारे में डिटेल में तैयार करना है। नेक्स्ट न्यूज़ है स्कूली शिक्षा के प्रदर्शन में सुधार या गुणवत्ता में सुधार को लेके अभी एक कदम उठाया गया है जो कि बहुत सराहनीय कदम है। जब भी हम बात करते हैं तो शिक्षा में सबसे बड़ी दिक्कत आती है गुणवत्ता की। जब हम गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करते हैं तब ये और भी ज़्यादा हम देखने को मिलता है, चाहे वो बच्चों में गुणवत्ता की बात हो या टीचर्स में, दोनों में ये दिक्कत को फेस करते हैं। या वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी को लेके बात करें हम, तीनों स्तर पे हमको कुछ खामियां देखने को मिलती हैं। और जो स्कूली शिक्षा है वो एक अहम हिस्सा रहा है हमेशा से, और जो हमारा विकास है वो स्कूली शिक्षा पे डिपेंड करता है। इसलिए हमेशा से ये टॉपिक जो है वो मेंस के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये एक बेसिक पार्ट है। कोई भी ऐसी चीज़ जो मानव विकास का एक नींव का काम करती है और जो हमारे विकास को प्रभावित करती है, उसको बहुत ही संवेदनशील मैटर हो जाता है, और उसको लेके हमेशा से यूपीएससी में क्वेश्चन जनरेट होते हैं। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ये 2 एक ऐसी बेसिक चीज़ हैं जिनके बारे में हमेशा से क्वेश्चन आए हैं। तो ये स्कूली शिक्षा के लिए जो भी सरकार कदम उठाती है तो उस पर क्वेश्चन आते हैं, और स्कूली शिक्षा पे हमेशा से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। ये जो टॉपिक है स्कूली शिक्षा या शिक्षा, वो पेपर 2 में शिक्षा नाम से एक पूरा टॉपिक मेंशन है। शिक्षा सिर्फ शिक्षा लिखा हुआ है, अब इसमें सब तरह की शिक्षा आ गई। स्कूली शिक्षा, उच्च स्तर, उच्चतर स्तर, कॉलेज वाली शिक्षा, तकनीकी एजुकेशन, इसके सारे आयाम हैं इसमें सिर्फ शिक्षा मेंशन किया है। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो स्कूल की शिक्षा के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे जो अभी शुरू किया गया है उसमें एक विद्या समीक्षा केंद्र खोलने की बात हो रही है जिला स्तर पे। ये क्या करेंगे, ये बच्चों के प्रदर्शन के बारे में पता लगाएंगे। जैसे स्कूल में जो एजुकेशन मिल रही है बच्चों को, उसकी क्वालिटी क्या है, बच्चों में उसको लेके क्या इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं, अगर बच्चा वीक रह रहा है तो क्यों रह रहा है, और अगर 50% बच्चे उस कक्षा के वीक रह रहे हैं तो टीचर को प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो यहाँ पे दोनों की बात है, बच्चों की बात भी हो रही है, बच्चों के प्रदर्शन में सुधार की बात भी हो रही है, और टीचर्स के प्रदर्शन में सुधार यानी कि उनको प्रशिक्षण देके प्रदर्शन में सुधार की बात भी हो रही है। इसमें है कि एक विद्या समीक्षा केंद्र खोला जाएगा जो स्कूल और उसमें पढ़ने वाले एक एक बच्चे के प्रदर्शन का रियल टाइम डाटा मुहैया कराएगा। इससे आगे भी क्या होगा, बच्चे की प्रोग्रेस देख सकेंगे हम कि वो क्या क्या कर रहा है, उसमें कहाँ कमी आ रही है। तो जहाँ कमी दिखेगी वहीं पे हम फोकस होके उसको सोल्व कर पाएंगे। इतना ही नहीं, यह भी बताएगा कि किस स्कूल या किस बच्चे के प्रदर्शन में क्या कमी है। फिर शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक यह पहल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी स्कूल और बच्चों के प्रदर्शन पर नज़र रखने की कोई व्यवस्था नहीं है। अभी तक हम देखते हैं कि ना तो डाटा है,
इस चीज़ का कि एक एक बच्चे का कि क्या उसका इम्प्रूवमेंट किस दिशा में जा रहा है, क्या कमी है, क्या क्या उसको दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से वो इम्प्रूव नहीं कर पा रहा है, टीचर्स में क्या कमी है। तो अब इस चीज़ से क्या होगा, हर एक जिला लेवल पे डेटा हमारे पास अवेलेबल होंगे, और ये जो डेटा होंगे जिला स्तर के, ये फिर राज्य स्तर पे और केंद्र स्तर पे साझा किए जाएंगे, ताकि उसके ऊपर एक्शन लिया जा सके और उस चीज़ को सोल्व किया जा सके। नई व्यवस्था के तहत जिले में कितने स्कूल हैं, प्रत्येक स्कूल में शिक्षक और इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति क्या है, स्कूलों में प्रतिदिन कितने बच्चे उपस्थित रहे, कितने बच्चों ने मिड डे मील लिया, बच्चों का रिपोर्ट कार्ड क्या है, किस विषय में बच्चे ने बेहतर किया और किस विषय में कमजोर रहा, खेलकूद और दूसरी गतिविधियों में सक्रियता क्या है आदि का ब्यौरा इसमें शामिल रहेगा। मतलब बिल्कुल एक सूक्ष्म लेवल पे जाके और उसके बारे में डेटा इकट्ठा किया जाएगा। यानी जो हमारी जो एजुकेशन की सबसे बड़ी दिक्कत थी, जो गवर्नमेंट स्कूल्स में जो दिक्कत आती थी, क्योंकि हम देखते हैं कि जो पहाड़ी एरियाज़ हैं या जो बिल्कुल बैकवर्ड एरियाज़ हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जियोग्राफिकल बैकवर्ड, तो वहाँ पे क्या होता है कि प्राइवेट स्कूल्स का इतना स्कोप नहीं रहता है, वहाँ पे हमेशा गवर्नमेंट स्कूल हम देखते हैं, और फिर उसमें भी उनको इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा नहीं मिल पाता है, तो उससे गुणवत्ता में कमी आती है। तो इसको टारगेट ये अब हो सकेंगे। फिर इसमें ये है कि केंद्र जो शिक्षक ट्रेनिंग लेंगे उसमें केंद्र ऐसे शिक्षकों को प्रशिक्षण देने की सिफारिश करेगा, और लगातार प्रदर्शन खराब मिलने पर विभागीय कार्यवाही भी होगी टीचर्स के ऊपर, तो कहीं न कहीं वो भी जिम्मेदार हो सकेंगे। अभी यह 15 राज्यों में शुरू किया गया है, आगे इसको सारे स्टेट्स में लागू किया जाएगा। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है सांसदों के खिलाफ आपराधिक केस। ये जो टॉपिक है ये राजनीति का अपराधीकरण, संसद की गुणवत्ता में जो हम देखते हैं कमी क्यों आ रही है, या फिर हम जो जनता के प्रतिनिधि जो चुन के भेजते हैं, जनता एक विश्वास के साथ भेजती है चुना, जो हमारा लोकतंत्र है ताकि मजबूत हो, तो उस लोकतंत्र में क्या कमी है, इन सभी टॉपिक्स के साथ आप इस टॉपिक को लिंक कर सकेंगे। अब एक ये रिपोर्ट है, इसमें बताया गया है कि देश के करीब 40% मौजूदा सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, यानी 40% लगभग ऐसे हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज, और वो अपराध किस तरीके के, हत्या का प्रयास, अपहरण और महिला के खिलाफ अपराध। तो ये एक बहुत बड़ा डाटा है जिसका आप बहुत जगह पे यूज़ कर सकते हैं। ये जो रिपोर्ट है वो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म और नेशनल इलेक्शन वॉच ने मिलके पब्लिश की हैं, जिसमें 763 सांसदों में से 306 के खिलाफ आपराधिक मामले, जबकि 194 जो सांसद हैं उनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामलों की जानकारी मिली है। तो किस तरीके से हम देख रहे हैं कि अपराध है, ये एक डेटा है, आपको इसको याद रखना है और अपने नोट में शामिल कर लेना, और मल्टीपल जगह इसका यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ है साइबर अपराध को लेके। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जो है उसने बताया है कि 2022 में भारत में साइबर अपराध के कुल 52,974 मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें से 60% से अधिक मामले धोखाधड़ी के, 8.6 यौन शोषण के और 5.4% मामले जबरन वसूली के हैं। और जो 2020 में संख्या थी वो 50,000 के समथिंग थी, और अब बढ़ के वो हो गए 52,000। तो ये एक डेटा है जिसका कि आप यूज़ कर सकते हैं साइबर अपराध वाले क्वेश्चन में। और साइबर अपराध जो टॉपिक है वो पेपर 3 साइबर सुरक्षा की चुनौती से लिंक होता है। तो ये तो थी कुछ इम्पोर्टेंट करंट इवेंट्स जिनके बारे में हमने डिस्कस किया, और हमारे देखा कि हम मेंस में इनका यूज़ कहाँ कर पाते हैं। अब कुछ एडिटोरियल हैं जो जिनके बारे में भी हमको पढ़ना है, आपको मैं मेंशन कर देती हूँ, आप पढ़ना। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए है। पहला टॉपिक है जैव ईंधन गठबंधन से होगी ऊर्जा सुरक्षा। जैव ईंधन गठबंधन मैंने बताया था आपको कि ये G20 में आया है निकल के। अब आपको इसको पढ़ना है, इसमें देखना है कि कैसे इस पे वर्क होगा, ये किस तरीके से काम करेगा। तो इस एडिटोरियल से आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे।
और एक और हमने भूजल के बारे में बहुत बात की थी। यहाँ पे एक आर्टिकल आया है, एडिटोरियल है जनसत्ता का, भारत में 2080 तक भूजल में 3 गुना कमी का खतरा। ये आर्टिकल है जिससे आपको पता चलेगा कि इसमें क्या होगा, क्या क्या रीज़न बन रहे हैं, क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो आप पढ़ना, इससे आपका एक अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। तो आज के सेशन को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। इस सेशन के साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप अपनी स्टडी को एक नए डायरेक्शन दे सकें। कल नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे हम और कुछ बेहतर करने के लिए मेंस के कुछ एस्पेक्ट्स जानेंगे ताकि हम हमारा जो टारगेट है उसको जल्दी अचीव कर सकें। थैंक यू सो मच।